रेस्पिरेशन का जब भी लफ्ज आ जाए तो नॉर्मली रेस्पिरेशन हम सांस लेने के अमल को कहते हैं। तो रेस्पिरेशन दो सतहों पे होती है, एक सेल लेवल पर जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर जिसको गैसियस एक्सचेंज या ब्रीदिंग कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों ने बायो एनर्जेटिक्स में जो रेस्पिरेशन पढ़ी थी, जिसमें ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, फर्मेंटेशन हो रही थी, क्रैब साइकिल थे, वो सारे के सारी सेलुलर रेस्पिरेशन थी। और जो हम अमूमन सांस लेने के अमल को कहते हैं, दैट इज ब्रीदिंग, ये ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है। इसको ब्रीदिंग भी कहते हैं, इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, इसको गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो ये पहला डिफरेंस याद रख लो कि रेस्पिरेशन किन सतहों पे होती है, कितने लेवल्स पर होती है। ब्रीदिंग, वेंटिलेशन, गैसियस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्क क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। ये बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देखिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक इसका एयर पैसेजवे और दूसरा लंग्स। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड है। एयर पैसेजवे इंक्लूड्स नॉस्ट्रल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो हवा दाखिल हो रही है वो कहां से हो रही है? नॉस्ट्रल्स, देन नेजल कैविटी, देन फेरिंक्स। और याद रखिएगा फेरिंक्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये हवा और फूड का कॉमन पैसेज है। तो फेरिंक्स को इस हवाले से आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। देन लेरिंक्स। लेरिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। ये ट्रेकिया का अपर पोर्शन है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं और इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देन ट्रेकिया, जिसको हम हवा की नाली भी कहते हैं। देन ब्रोंकाई। ट्रेकिया जैसे ही आपके चेस्ट कैविटी में दाखिल होती है, वो दो नालियों में डिवाइड हो जाती है और उनको ब्रोंकाई कहते हैं, एक लेफ्ट ब्रोंकस और एक राइट ब्रोंकस। लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग की तरफ जाती है, राइट ब्रोंकस राइट लंग की तरफ जाती है। ब्रोंकाई आगे टर्मिनेट होती हैं लंग्स में। जैसे ही वो लंग्स के अंदर एंटर होती है, वो फर्दर डिवाइड होकर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शियरी ब्रोंका है, में इनको डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन आपने यही फोकस पहले ज़हन में रखना है कि ट्रेकिया जैसे ही चेस्ट रीजन में दाखिल होगा, वो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोंकाई आगे जब लंग्स के अंदर दाखिल होगा, तो वो फर्दर डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती है। देन एल्वोलर डक्ट और अल्टीमेटली एल्वोलर सैक। तो जो नॉस्ट्रल से एयर दाखिल हुई थी, वो अल्टीमेटली कहां पर जाकर एंड हो रही है? एल्वोलर सैक्स में। अब ये पैसेज देखो, नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से फेरेंक्स, फेरेंक्स से आगे ट्रेकिया। ट्रेकिया का ये जो अपर पोर्शन है, इसको हम वॉइस बॉक्स या लेरिंक्स कहते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रख लीजिएगा, वो पूछ लेते हैं कि ये लेरिंक्स जो बर्ड्स में होता है, इसको क्या बोलते हैं? आप में से किसी को पता है? शाबाश, दैट इज नोन एज सिरिंक्स। देन ट्रेकिया, ये देखो ट्रेकिया, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। ये जैसे ही चेस्ट रीजन में हो रहे हैं, तो ये डिवाइड होके दो ब्रोंकाई बना रही, और ब्रोंकाई जैसे ही आगे लंग्स में दाखिल हो रही हैं, इनके अंदर कार्टिलेज खत्म हो गई है, तो फिर हम इनको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ये आपको ब्रोंक्यूल नजर आ रही है। और ब्रोंक्यूल से आगे फिर एल्वोलर डक्ट और अल्टीमेटली ये एयर सैक्स है। ये एयर सैक किस पर मुश्तमिल होते हैं? एल्वोलाई पर। ये वो जगह है जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। अब इन पार्ट्स को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स देखें। नॉस्ट्रल्स की एनाटॉमी में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? नॉस्ट्रल्स के अंदर बोन होती है, नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर होते हैं, कार्टिलेज होती है, और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज म्यूकस। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। इसमें एयर को फिल्टर करने के लिए, अगर आप फिल्ट्रेशन करें, तो उसमें एयर, हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हवा को फिल्टर करने के लिए। उसके अलावा नेजल कैविटी का काम फिल्ट्रेशन के अलावा मॉइस्चरिंग और वार्मिंग ऑफ एयर होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नॉस्ट्रल्स का फिल्ट्रेशन है। मॉइस्चरिंग एंड वार्मिंग भी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फिल्ट्रेशन ऑफ
particles in air. Then उसके बाद फेरेंक्स के अंदर क्या होता है? फेरेंक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, तो ये हवा को चैनलाइज करती है ट्रेकिया की तरफ, विंड पाइप की तरफ। तो इसका काम है हवा को चैनलाइज कर। अगर इसके अंदर बोलस आएगा तो उसको फूड पाइप यानी इसोफेगस की तरफ भेजेगी, और अगर हवा आएगी तो ये उसको लेरिंक्स या ट्रेकिया की तरफ भेजेगी। ठीक है, उसके बाद लेरिंक्स, इट इज नोन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, इसके अंदर से वॉइस किस तरह प्रोड्यूस होती है? आप लोगों ने गिटार देखी होगी। यस सर। गिटार के ऊपर कॉर्ड्स होते हैं, उनको Yeah. जैसे ही आप हिलाते हैं, बीट करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। लिरिक्स के अंदर भी सर्टेन कार्ड्स होते हैं जिनको वोकल कार्ड्स कहते हैं। जी। जैसे ही हवा उन वोकल कार्ड से टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड जो भी प्रोड्यूस होती है, फिर हमारी टंग उन साउंड्स को पर्टिकुलर वर्ड्स की सूरत में डालती है, हमारी टंग और हमारे लिप्स, और इस तरीके से अल्फाज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक होगी बात? उसके अलावा लेरिंक्स के हवाले से एक और चीज याद रखिएगा, लेरिंक्स की ओपनिंग को, ये फर्ज करें लेरिंक्स है, इसकी ये जो ओपनिंग है, दिस इज नोन एज ग्लोटिस। इसे क्या बोलते हैं? इसका जो सुराख है, Glottis. दैट इज, इसके ऊपर एक फ्लैप होता है, उस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और ये हेल्प करता है ग्लॉटिस को पार्शियली क्लोज करने में जब हम स्वेलविंग कर रहे होते हैं। इंजेक्शन के दौरान, स्वेलविंग के दौरान, ये ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को पार्टली क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सर ग्लोटिस सिर्फ ऐसा ओपनिंग है, उसका और कोई फंक्शन नहीं है? जी बेटे, हाँ, इसका ओपनिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ओके। उसके बाद ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है जी। इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, हम क्विज में पूछ लेते हैं, इसके अंदर कार्टिलेज रिंग्स मौजूद होती हैं, और उनकी शेप किस तरह की होती है? इनके अंदर सी शेप्ड सी शेप। कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखिएगा। अच्छा, ट्रेकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। ब्रोंकाई के अंदर, जो प्राइमरी ब्रोंकाई हैं, उनके अंदर भी सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। आगे जब डिवीजन होकर वो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बनते हैं, तो उस वक्त वो इरेगुलर कार्टिलेज प्लेट्स बन जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज मौजूद होती है, वो चाहे प्लेट्स की सूरत में हो, चाहे सी शेप हो। ब्रोंक्योल्स के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होती। एक इंपॉर्टेंट फर्क याद रखिएगा आपकी कोर्स में, जितने भी ब्रोंकाई हैं, वो चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी है, इनके अंदर कार्टिलेज मौजूद होती है, वो चाहे सी शेप फॉर्म में हो, चाहे प्लेट्स की सूरत में हो, या रिंग्स की सूरत में हो, या प्लेट्स की सूरत में। ब्रोंक्योल्स के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं है, देयर इज नो कार्टिलेज इन ब्रोंक्योल। एक ये फर्क। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि ब्रोंकाई को ब्रोंक्योल्स कब कहेंगे? एक तो ये कि जब उनके अंदर कार्टिलेज खत्म हो जाएगी, दूसरा जब उनका डायामीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम हो जाएगा। ये दूसरा फर्क याद रख लीजिएगा। ब्रोंक्योल्स को हम उस वक्त ब्रोंक्योल्स कहेंगे जब इनका डायामीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम हो जाएगा, और उनके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होगा। ठीक होगी मेरे बेटे बात? यस सर। फिर उसके बाद ये एल्वोलर सैक, इसको एयर सैक भी कहते हैं। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। इसके अंदर मिलियंस की तादाद में एल्वोलाई होते हैं, और यहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। हम आगे देखते हैं कि वो किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। इस एयर पैसेज वे के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनके फंक्शंस आपने अच्छे तरीके से समझ ली। अब आगे देखिए मेरे बेटे, लंग्स को देखते हैं। आपके थोरेसिक कैविटी के अंदर पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट लंग। लेकिन इन दोनों की शेप के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। राइट एंड लेफ्ट लंग्स आर स्लाइटली अनइक्वल इन साइज। उसके बाद याद रखिएगा कि दे आर स्पंजी इन नेचर। स्पंजी किस एतबार से होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एयर सैक्स होते हैं जो इनको स्पंजी नेचर देते हैं। इसी वजह से ये एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी नेचर स्पंजी होती है। मिलियंस की तादाद में एल्वोलाई होते हैं जिनकी प्रेजेंस की वजह से ये स्पंजी होते हैं। चलिए, उसके अलावा याद रखिएगा, इनके गिर्द एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं प्लूरा। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड प्लूरा।
जिस तरीके से हार्ट के गिर्द कवरिंग को पेरिकार्डियम कहते हैं, इसी तरीके से लंग्स के गिर्द जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सैक होता है दैट इज प्लूरा। और चेस्ट कैविटी और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल मसल्स। आप लोगों ने मसल्स में पढ़ा था कि डायाफ्राम एक स्केलेटल मसल है और इसका ब्रीदिंग में इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल एंड इट इज प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द चेस्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एक लिपोप्रोटीन का मिक्सचर होता है जिसको सर्फैक्टेंट बोलते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है खासतौर पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। जब पैसिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो सर्फैक्टेंट एल्वोलाई के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है उसकी सरफेस टेंशन को कम करता है, और अगर सर्फैक्टेंट की मिकदार प्रॉपर ना हो तो एल्वोलाई कोलैप्स कर जाता है। ऐसे बच्चे जिनका जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ से कम होता है उनके अंदर सर्फैक्टेंट प्रॉपर मिकदार में प्रोड्यूस नहीं हुआ होता, और उनको जो डिसऑर्डर होता है उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आपने नाम सुना होगा, ये अच्छे से नोट कर लो मेरे बेटे। यस सर। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उन बच्चों में होता है जिनका जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ से कम होता है, नॉर्मली 7 मंथ्स होता है। उनके अंदर ये सर्फैक्टेंट प्रॉपर मिकदार में प्रोड्यूस नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। एक ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दूसरा पूछ लेते हैं सर्फैक्टेंट है क्या, तो आपने कहना इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिपोप्रोटीन। तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि ये सीक्रेट कहां से होता है, तो आपने कहना है एल्वोलर एपिथेलियम सीक्रेट्स सर्फैक्टेंट। तो ये तीन बातें सर्फैक्टेंट के बारे से याद रखना है और इनको आपने रिलेट करना है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से। क्लियर मेरे बेटे, याद रहेगा ये? यस सर। अच्छा जी, आगे देखो जी लंग्स। अब ये देखो, ये दोनों लंग्स में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। ये लेफ्ट लंग है, यहां पर देखो एक कार्डियक नॉच है जो हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हार्ट आपको पता है कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ बेंड होता है, इसलिए यहाँ पे कार्डियक नॉच होती है। और बाकी इसके अंदर एल्वोलर सैक्स होते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एल्वोलर डक्ट्स होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। इनको हम आगे डिटेल से देखते हैं। ब्रीदिंग, सांस लेने के अमल को हम ब्रीदिंग कहते हैं, इसको वेंटिलेशन भी कहते हैं, इसको गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। ये दो प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, दो प्रोसेस होते हैं। इनहेलेशन का दूसरा नाम क्या है? इंस्पायर। इंस्पायरेशन। और एक्सहेलेशन का क्या नाम है? एक्सपायरेशन। सांस को अंदर ले जाना इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं, और सांस को बाहर निकालना एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं। सांस लेना वॉलंटरी भी है, इनवॉलंटरी भी। और नॉर्मली जो हम रेस्ट की सूरत में सांस ले रहे होते हैं नॉर्मली, तो उस वक्त 1 मिनट में 15 से 20 मरतबा हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हूँ, दौड़ रहे हूँ, जॉगिंग कर रहे हूँ या वैसे खेल रहे हूँ, तो उस वक्त 1 मिनट में 30 टाइम्स ब्रीथ करो। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखिए। अब आपने देखना है कि इनहेलेशन के दौरान आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या तब्दीलियां होती हैं और एक्सहेलेशन के दौरान क्या क्या होता है। एक बात मेरे बेटे हमेशा याद रखिएगा कि आपके लंग्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इस तरीके से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको कहते हैं एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन। लंग्स एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते। नहीं करते। कौन सी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं? कैसे? पहले ये चीज याद, पैसिव कॉन्ट्रैक्शन। क्यों पैसिव कॉन्ट्रैक्शन करते हैं? बिकॉज ऑफ स्पंजी नेचर। स्पंजी। अब देखो ये पैसिव कॉन्ट्रैक्शन फिर कैसे करते हैं। आपने इंपॉर्टेंटली दो तरह के मसल्स को याद रखना है पहले, एक इंटरकॉस्टल मसल्स और एक डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स रिब मसल्स को कहते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो, क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट। पहले आपने देखनी है इन दोनों मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो क्या होगा। रिब मसल्स और डायाफ्राम में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो तो क्या होगा। याद रखिएगा कि जो डायाफ्राम है ये डोम लाइक होता है। कैसे होता है? गुंबद की तरह। डॉम लाइक। जब इनके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैसे हो जाता है?
फ्लैट लेस डॉम लाइक, ये सर लेस डॉम लाइक, ये लेस डॉम लाइक हो जाता है, ठीक है, यानी नीचे को हो जाता है। और जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स क्या करती हैं, दे मूव मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करती है। अब देखो जब रिब्स अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेंगे, डायाफ्राम नीचे को मूव करेगा, तो चेस्ट कैविटी का जितना एरिया है वो बढ़ इंक्रीज जाएगा। जी जब चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा जाएगा। और लंग्स एक्सपैंड कर जाएंगे। जब लंग एक्सपैंड करेंगे तो हवा बाहर से अंदर दाखिल होगी, इस अमल को हम इनहेलेशन कहेंगे। ठीक है मेरे बेटे, आप एक मर्तबा सही गहरी सांस लेके चेक करो, ऐसे करके सांस लो और सांस लेते हुए फील करो कि आपकी रिब्स अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रही है, आपका डायफ्राम लेस डॉम लाइक हो रहा है, चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ रहा है, लंग्स एक्सपैंड कर रहे हैं और हवा को इनहेल किया जा रहा है। एक मर्तबा फील करो Yes, सांस sir. लेकर, यस सर ऐसा हो रहा है ना? Yes, sir. Exactly. जी Yes. जी हाँ, अब देखो लंग्स एक्सपैंड हुए, हवा अंदर चली गई, अब क्या होगा? पहले क्या थी? Relax. कॉन्ट्रैक्शन, अब होगी रिलैक्सेशन। याद रखिएगा मेरे बेटे कि जब रिलैक्सेशन होगी उस वक्त अगेन डायाफ्राम डॉम लाइक हो जाएगा, जो रिब्स हैं ये डाउनवर्ड और बैकवर्ड बैकवर्ड मूव करेंगी, लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा हो जाएगा। जिसके नतीजे में हवा बाहर निकल जाएगी और इसको बोलते हैं एक्सहेलेशन करना। क्लियर मेरे बेटे? Yes, sir. तो इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं उस वक्त इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं उस वक्त ये रिलैक्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, रहेगी याद ये। इनहेलेशन के दौरान मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स। इनहेलेशन कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से मसल? रिब मसल्स और डायाफ्राम। एक्सहेलेशन के दौरान क्या होते हैं मसल? रिलैक्स रिलैक्स। Relax. ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इनहेलेशन के दौरान हवा लंग्स में आ गई, कैसे आई? ये पैसेज हमने देख लिया, नोस्ट्रिल्स ये पैसेज अल्टीमेटली ये कहां पे पहुंची? हवा नॉस्ट्रल से जो दाखिल हुई थी अल्टीमेटली एयर सैक्स में पहुंच गई। अब एयर सैक्स के गिर्द आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, यहां पर अब गैसों का तबादला होगा। जो असल गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ये एल्वोलाई पर हो रहा है, एयर सैक्स पर हो रहा है। अब ये देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है। गैसेस एक्सचेंज फॉलोज प्रिंसिपल्स ऑफ डिफ्यूजन। ये जो गैसों का तबादला हो रहा है, डिफ्यूजन मीन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये किसको फॉलो करते हैं? पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस को। जिस गैस का जिधर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो उस सम से उधर को मूव करेगी जहां पार्शियल प्रेशर कम होगा। अब ये देखिए, यहां से हवा दाखिल हुई, ये एल्वोलर डक्ट से होती होती कहां पहुंच गई? एयर सैक्स में। ठीक होगी बात? अब ये आपको एयर सैक नजर आ रहा है, इसके गिर्द ये ब्लड वेसल आपको नजर आ रही, नजर आ रही है मेरे बेटे? जी सर अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। बात समझ में आ गई बेटा? तो अब यहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक्स के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। सो ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द ब्लड स्ट्रीम, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। दिस इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। जो हवा हम इनहेल कर रहे थे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट थी? 0.04%। 0.04%. ऐसे ही है। ऑक्सीजन कितने Yes. परसेंट थी? 21 ये इनहेलेशन की। जब हम एक्सहेल करेंगे उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी? 4% 4, और ऑक्सीजन कितनी होगी? 16%। 16 यानी जो गैसों का तबादला हो रहा है वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वोलाई में आ रही है और 5% ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड में जा रही है। सो दिस इज गैसियस एक्सचेंज। सर जी मेरे जब बेटे? जिस गैस का पार्शियल प्रेशर कम है उसने वहां जाना है ना? जी जी,
अब देखो ना नाइट्रोजन है 79% इनहेलेशन में है, 79% ही एक्सपिरेशन में है, तो दोनों तरफ पार्शियल प्रेशर सेम था तो उसकी डिफ्यूजन नहीं हो पाई। यस ठीक है, ये बात जी समझ सर, में आ ठीक गई मेरे बेटे? जी जी Yes, sir. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि जब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली गई, अब देखा ना कि आपकी उंगलियों के पोरों के अंदर भी जो सेल्स हैं वहां तक ऑक्सीजन ने पहुंचना है। आपकी पांव की उंगलियों के पोरों तक जो सेल्स हैं, लंग से ऑक्सीजन वहां तक पहुंचेगी। कौन लेके जाएगा? ब्लड। ब्लड Blood ब्लड vessel. कैसे लेके जाएगा वो हम देखते हैं। जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रही है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये इंपॉर्टेंटली नोट कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो ही सूरतों में ट्रांसपोर्ट होती है, या हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर और या प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो। जैसे ही हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो इसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बनता है दैट इज नोन एज ऑक्सीहेमोग्लोबिन। और याद रखिएगा हेमोग्लोबिन का कलर ब्लू होता है नॉर्मली। जैसी ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होती है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के बाद उसका कलर ब्राइट रेड हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर एमसीक्यूज में रेड भी हो, ब्राइट रेड भी हो, तो आपने कौन सा ऑप्ट करना है? ब्राइट रेड। Bright red. ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे आपने बड़ी तवज्जो के साथ मेरे बेटे इसको समझना है। ये रेड ब्लड सेल्स है, जैसे ही ऑक्सीजन इनके अंदर जाएगी रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपको हेमोग्लोबिन नजर आ रही है। हेमोग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। और आपको पता है कि ये ग्लोबिन की 4 चेन्स होती हैं, साथ हेम ग्रुप है, और हेम ग्रुप को आयरन कंटेनिंग ग्रुप कहते हैं, इसी वजह से इसको हेम ग्रुप कहते हैं। और 4 आयरन होते हैं, इन 4 आयरन के साथ जाकर ऑक्सीजन अटैच होती है। मैं यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में भी इस्तेमाल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन Carbon में भी dioxide इस्तेमाल होती transportation. है। लेकिन फर्क ये है कि ऑक्सीजन आयरन के साथ जाकर जुड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो एसिड के साथ जाकर जुड़ते हैं। इसलिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे जाके जुड़ती है? अमाइनो एसिड्स के साथ। ऑक्सीजन कहां पे जाके जुड़ती है? आयरन के साथ। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहां जुड़ रहे हैं? आयरन के साथ। आयरन इज द साइट ऑफ ऑक्सीजन बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon जब dioxide. हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कहलाती है। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के आयरन के साथ जाकर अटैच होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन की अमाइनो एसिड चेन के साथ जाकर अटैच होती है। अच्छा, उसके बाद वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी को मुतासिर करते हैं? ये फैक्टर्स याद रखिएगा, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज होती जाएगी, उतना ही हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इट फेवर्स द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से लिबरेट करेगी और टिश्यूज के अंदर डिफ्यूज कर जाएगी। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये पहला फैक्टर याद रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा फैक्टर देखिएगा टेम्परेचर, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। देन पीएच, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बल्कि यूं कह लें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे ही पीएच डिक्रीज होगी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन की भी डिक्लाइन कर जाएगी। अब कैसे? पीएच इज अ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है हाइड्रोजन आयंस, तो ये मुतासिर करते हैं ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, पीएच कम होगी तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। यूं कह ले कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पीएच और ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये भी कम होगा तो वो भी कम। तो ये तीनों फैक्टर्स मेरे बेटे अच्छी तरीके से याद रखो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितने तरीकों से ट्रांसपोर्ट होती है? 5 इंपॉर्टेंट मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने।
नंबर 1 थ्रू बाइकार्बोनेट आयंस, इंपॉर्टेंट चीज। नंबर 2 थ्रू हीमोग्लोबिन। नंबर 3 अदर प्लाज्मा प्रोटीन। नंबर 4 डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। एंड नंबर 5 थ्रू कार्पस्कल्स कंबाइंड विद पोटेशियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। इनकी परसेंटेजेस मेरे बेटे याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है वो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, और ये कितने परसेंट है? 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में ट्रांसपोर्ट होती है। ये परसेंटेजेस याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 20%, ये भी याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन के अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो है 5%। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू वो पूछ लेते हैं, मिसाल के तौर पे अल्फा में वो 70% दे देते हैं, बीटा में 20%, चार्ली में 25% एंड डेल्टा में 5%। अब मुझे बताओ, द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कितने परसेंट? 5%। यही गलत आंसर है, 5 नहीं है मेरे बेटे, प्लाज्मा प्रोटीन्स। हेमोग्लोबिन भी मेरे बेटे प्लाज्मा प्रोटीन है, तो 20 और 5 ये एक्चुअली 25 राइट आंसर है। देखो इसके साथ लिखा हुआ है अदर प्लाज्मा प्रोटीन। अगर आए ना क्वेश्चन प्लाज्मा प्रोटीन्स अदर देन हेमोग्लोबिन, तो फिर 5% आपका आंसर होना है। अगर सिर्फ वो प्लाज्मा प्रोटीन पूछे तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? 25%। ये एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है जो आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेनी है। ठीक है मेरे बेटे? यस सर। उसके अलावा प्लाज्मा में डिसॉल्व 5% और थोड़ी सी अमाउंट कार्पस्कल्स कंबाइंड विद पोटेशियम। अच्छा, इसके बाद आप देखिएगा खासतौर पे बाइकार्बोनेट आयंस में वो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही टिश्यू से ब्लड में जाती है तो वाटर के साथ मिलकर सर कार्बोनिक एसिड बनाती है। फिफ्थ स्टेप में क्या परसेंटेज है? जी मेरे बेटे? फिफ्थ स्टेप में सर क्या परसेंटेज है? नहीं, ये बहुत थोड़ी अमाउंट, बहुत ही थोड़ी अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और फिर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। ये बाइकार्बोनेट आयन है जिनकी सूरत में टिश्यू के लेवल पर ये हो रहा। जब ब्लड से टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में गई, पहले कार्बोनिक एसिड बना, फिर बाइकार्बोनेट आयन बना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जिस तरीके से ये कार्पस्कल कंबाइन होते हैं पोटेशियम के साथ, बाइकार्बोनेट आयन किसके साथ कंबाइंड होते हैं? सोडियम के साथ। ये भी एमसीक्यू पूछ लेते हैं। ये जब आगे लंग्स में आएंगे तो वहां पर ये प्रोसेस रिपीट होगा। बाइकार्बोनेट आयंस दोबारा कार्बोनिक एसिड बनेंगे, वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक में जाएंगे और फिर एक्सेलेशन के दौरान बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये प्रोसेस है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने का। ये जो आपको लीनियर प्रोसेस इक्वेशन नजर आ रही है, ये हो रही है जब टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में दाखिल होती है और लंग्स में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये के टिश्यू के अंदर जो कैपिलरीज होती है वहां पर ये प्रोसेस होता है और ये रिवर्स होके लंग्स में दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ये मेरे बेटे याद रखना है। उसके बाद जो 20% हेमोग्लोबिन में इस्तेमाल हो रही है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड 2 बीटा चेन और 2 अल्फा चेन इनके अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हो रही है। और ये जो आयरन है यहाँ पर क्या कौन अटैच होता है? ऑक्सीजन। तो इस तरीके से मेरे बेटे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जब वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है, उनके अंदर 54 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसमें से 4 ml एयर सैक्स के अंदर चली जाती है और बाकी कितनी रह जाती है? 50 ml। तो आर्टरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली 50 ml होती है और वेन्स के अंदर 54 होती है, और जो एक ब्रीदिंग के दौरान एक्सचेंज हो रहा है वो 4 ml का हो रहा है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा याद रखिएगा कि आपके लंग्स के अंदर टोटल एयर की कैपेसिटी कितनी है? 5 लीटर। और जब हम इंस्पिरेशन या एक्सेलेशन कर रहे होते हैं तो सारी की सारी हवा बाहर नहीं निकाल रहे होते। एक्सेलेशन मैक्सिमम 3.5 लीटर की होती है। 1.5 लीटर फिर भी हवा लंग्स के अंदर बच जाती है, जिसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है मेरे बेटे? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। आपके लेक्चर के 2 मिनट्स ऊपर हो गए, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो फौरी तौर पे मेरे बेटे मेरे साथ डिस्कस कर लो।